नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हमारे साथ हैं माननीय अमरजीत कुशवाहा जी, जो जीरादेई कंस्टिट्यूएंसी सिवान के माननीय विधायक हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत आभार हैं कि आपने समय निकाल करके हमें थोड़ा सा कुछ प्रश्न पूछने का मौका दिया, जो हमारे दर्शकों के द्वारा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। सबसे पहले सर ये बताइए कि मतलब आपने जो राजनीति में आने का जो प्रेरणा आपको मिला, तो वो कहाँ से मिला और कैसे स्टार्ट हुआ? अच्छा, देखिए, पहली बात तो हम लोग एक गरीब परिवार से आते हैं और हम लोग हमारा अपना जो है जो फैमिली की स्थिति थी इकोनॉमिकली, इस वजह से तो हम लोग का दिमाग हमारे दिमाग में था कि हम कहीं नौकरी करें, और इस उद्देश्य से ही हम लोग पढ़ाई में लगे हुए थे, काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हुए थे। लेकिन ग्रेजुएशन जब हम कर रहे थे, उसी समय कॉलेज के अंदर छात्र संघ का चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, और छात्र संघ के चुनाव के प्रक्रिया में हम लोग के हिस्सा लेने का अवसर मिला, वोट मांगने का, छात्र अपने प्रतिनिधि चुनने का। तो उसी प्रक्रिया में एक्टिव हुए, और फिर हम लोग कई लोगों के साथ एक ग्रुप बना करके सबसे पहले तो कुछ दिनों के लिए हमारी सदस्यता जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की थी। मैंने फर्स्ट बनाया विद्यार्थी परिषद वाले ही, लेकिन उसके विचार और सिद्धांतों में बहुत जब मैं समझा, तो कुछ ही दिन बाद मुझे आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जो CPI-ML के छात्र संगठन है, के नेताओं से भेंट मुलाकात हुई, और फिर मैंने तुरंत आइसा का सदस्यता ग्रहण की, और तब मैं आइसा के कार्यक्रमों में, आइसा के संगठन के कार्यों में सक्रिय हुआ अपने ग्रेजुएशन पीरियड में। उस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मदन मोहन मालवीय कॉलेज में हम पढ़ रहे थे, वहीं से हमको प्रेरणा। तो वहाँ से अच्छा, आपने एक बीए किया है और एलएलबी किया है, तो मतलब बीए करने के बाद एलएलबी करने का? नहीं, देखिए, पहली बात है कि ग्रेजुएशन पीरियड में राजनीति करते रहे, छात्र राजनीति में पूरा एक्टिव रहे, तो मन ही बना लिए थे कि हमको राजनीति करना है। लेकिन घर का जो आर्थिक दबाव था, इस वजह से ग्रेजुएशन जैसे ही फाइनल हुआ, कुछ दिनों के लिए मैं दिल्ली गया था, और दिल्ली में 1 माह तक कहीं काम भी किया, दुकान वगैरह पर, और जॉब का तलाश कर रहा था। उसी पीरियड में जो है मैंने घर पर कुछ दिक्कतें आई, तो आने का ये हो गया, तैयारी हो गया कि चलना है घर। आते क्रम में मन में तो लगातार राजनीतिक सोच थी, तो आते क्रम में गोरखपुर में रुका, और गोरखपुर जो हमारा कार्यालय था छात्र संगठन का, वहीं रुकने के बाद हमको लगा कि हमें MA करना चाहिए, मैंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई करनी चाहिए। तो उस समय हमने इकोनॉमी से स्नातक करने का भी अप्लाई किया, और साथ साथ LLB का भी अप्लाई किया, लेकिन उसमें हमारा आधा नंबर कम था, एक तरह से कहा जाए तो। इस वजह से इकोनॉमिक्स में एडमिशन नहीं हो पाया। तो फिर मैं LLB वाला क्वालिफाई कर गया और इसमें एडमिशन लिया, लेकिन वो भी मैं फाइनल नहीं कर पाया हूँ। कहते लोग है कि LLB किए हुए हैं, लेकिन 2 साल पढ़ाई करने के बाद पिताजी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, घर की स्थिति बहुत नाजुक था, मुझे बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके घर लौटना पड़ा, और उसको फाइनल नहीं कर पाए। लेकिन दोनों ही करने के पीछे, स्नातकोत्तर करना हो या LLB, उसके पीछे मात्र स्टूडेंट पॉलिटिक्स करना था। उद्देश्य यही था कि हम लोग यूनिवर्सिटी में बने रहें और छात्र राजनीति को कॉलेज में रहते हुए करें, इसके लिए पढ़ाई में एडमिशन लिया। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि आप चंद्रशेखर, जो पूर्व JNU के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट थे, उनसे प्रभावित हैं। उनसे भी बहुत प्रभावित थे, क्योंकि छात्र संगठन के उस समय आइसा के वो नेता हुआ करते थे, और उसी दौर में JNU के प्रेसिडेंट हुए थे। उस समय हम लोग के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी लाल बहादुर सिंह हुए थे, कुमायूं यूनिवर्सिटी में, बनारस यूनिवर्सिटी में, सब जगहों पर आइसा का
मान झंडा बुलंद था, आयशा के प्रेसिडेंट सारे पदों पर लोग जीत रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का जो 92 वाला जो दौर था, जिसमें मस्जिद का मामला उठा था और मस्जिद ढहा गया था, तो एक नारा था आयशा का कि मंदिर नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। इसको वहाँ के छात्रों ने पकड़ा था और बड़ी संख्या में छात्र उस समय हमारे संगठन आयशा के साथ शामिल हुए थे, ज्वाइन किए थे, और उसमें हम लोग भी उसी दौर में आयशा के साथ जुड़े थे। तो कुल मिलाकर के देखिए तो यही था उस दौर में, उन लोग सब लोगों से मैं प्रभावित था। और चंद्रशेखर जी चूँकि हमारे ज़िले के थे और सिवान आना जाना भी होता था और जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, तो इस नाते भी बहुत ही लगाव था। अच्छा, रिवॉल्यूशनरी यूथ विंग के आप स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल प्रेसिडेंट भी बाद में बने, हाँ, यूथ विंग के नेशनल प्रेसिडेंट रहे। तो इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे क्या है कि बहुत सारे आज के युवा जो हैं मतलब लेफ्ट पार्टी को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, राइट को तो अच्छे से समझ रहे हैं, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट सब कुछ एवरीथिंग दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, वहाँ से आने के बाद मैं घर पर अपने निजी कार्यों में लगा हुआ था। उस समय जो हमारे सिवान जिला की पार्टी थी, तो मेरे बारे में तो उन लोगों को अच्छा से पता था कि गोरखपुर में रहते हुए, उत्तर प्रदेश में रहते हुए इन्होंने लेफ़्ट की पॉलिटिक्स की है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और मेरी पार्टी सदस्यता भी वहाँ से थी, देवरिया ज़िला से। तो इन लोगों ने संपर्क किया और मुझे बुला करके पार्टी के कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित किया। तो उस समय हमको सबसे पहले यूथ विंग के साथ ही जोड़ा गया बिहार में, और कुछ दिनों बाद मैं बिहार का यूथ के जो कमेटी थी RYA, उसका स्टेट लेवल के कार्यकारिणी जो बनी थी उसके सदस्य चुना गया। फिर मैं सिवान में छात्रों के युवाओं के राजनीति के दिशा में आगे बढ़ा और ज़मीनी स्तर पर जनता के एक एक समस्याओं को लेकर, नौजवानों के समस्याओं को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और इससे सब लोग को लगा कि मैंने यूथ पॉलिटिक्स में भी इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है, एक प्रयोग किया है, और इस वजह से मुझे बिहार स्टेट की सेक्रेटरी की जवाबदेही मिली, फिर स्टेट प्रेसिडेंट का जवाबदेही मिला, और उसी के साथ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हमको चुना गया था। तो एक लंबे समय तक, माने 3-4 साल पहले कह दीजिए तक, मैं यूथ संघ में था, अपनी पार्टी के यूथ विंग में था। और इसके बाद मैं खुद से ही जब हमें जीरादेई की जवाबदेही मिली, तो इस हिसाब से मैंने खुद ही प्रस्ताव रख दिया था कि अब यूथ विंग का काम जो है दूसरे को दिया जाए। तो जहाँ थी झारखंड के एक सम्मेलन से मैं मुक्त हुआ। तो इस पूरे बीच का जो अनुभव था, तो ये बात सही है कि उसी दौर में बीजेपी की भी राजनीति का उभार हुआ था, और उससे पहले कुछ दिनों तक कांग्रेस की भी, और फिर उससे पहले अटल जी। तो अटल जी के दौर से शुरू होकर के फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, मोदी का दौर। तो इस बीच में एक बात ज़रूर था कि युवा आंदोलन में एक ठहराव थी, बहुत ही ठहराव था, और उस ठहराव के दौर में भी हम लोगों ने अच्छा कोशिश किया और अच्छी संख्या में नौजवान हमारे संगठन से जुड़ते रहे, और हमारे संगठन का पहचान RYA का देश स्तर पर और दुनिया के स्तर पर भी जाने लगा था, क्योंकि हम लोग जनता से जुड़े हुए एक एक मुद्दों को उठाने के साथ साथ ज़मीन पर लड़ते थे, और साथ ही साथ जो सबसे वाइटल मुद्दा आज के दौर में भी है वो है रोजगार का सवाल, निजीकरण का सवाल, और सबसे ज़्यादा वो कि सम्मानजनक रोजगार की बात, क्योंकि ठेका मानदेय तो पूरे देश में सरकार कर रही है, लेकिन उस रोजगार से किसी का सम्मान सुरक्षित नहीं है, और रोज़ उनके गर्दन पर तलवार लटका हुआ। इस पूरे कैंपेन को हम लोग ले गए, और उस दौर में भी अच्छा खासा संख्या में नौजवान हम लोग के संगठन से जुड़े। और अभी तो देख रहे हैं कि अभी जितने लोग मोदी से के दीवाने थे बीच के दौर में, उस सबका मोह भंग हो रहा है, और हमारे संगठन के प्रति मुखातिब लोग हैं, आ रहे हैं RYA के प्रति। तो एक मैंने मोटा मोटी अनुभव यही था, और अभी संगठन तो अच्छा रन कर रहा। अच्छा, आप 2010 में चुनाव लड़े, 2015 में शायद आपने जेल से ही चुनाव लड़ा,
तो उसके बारे में बताइए, मतलब ऐसा क्या हो गया कि मतलब आपको जेल जाना पड़ा और ये फिर चुनाव भी। 2010 तक तो जनता हमेशा तो जनता के बीच में रहा, तो 10 का टिकट मिला। उस दौर में भी एक मुकदमे में हमें फंसाया गया था, लेकिन वो सब नॉर्मल था, तो जमानत पर थे और चुनाव लड़ा। लेकिन मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ क्षेत्र में हमारे विरोधी जितने लोग थे, खास करके उन लोगों को भय लग रहा था, और पार्टी के नेतृत्व में एक ग्रामीण स्तर पर ज़मीन को लेकर के सरकार से टकराव हुई थी। लेकिन उसमें भाजपा के नेतृत्व में कुछ सामंती लोग जो है इकट्ठे होकर के और पूरे मामला को उलझा दिया, और उलझाने के बाद उसमें गांव में ही झगड़ा हो गया, गोलीबारी तक भी हो गई। तो उस समय भी मैं एक राजनीतिक कार्यक्रम में शरीक था, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी के तहत मुझे उसमें फंसाया गया, जबकि मैं बिल्कुल निर्दोष था। और उसके बाद 15 के नामांकन में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मैं जेल चला गया। अगर बाहर रहता तो शायद उस चुनाव को भी मैं जीत जाता, लेकिन फिर भी हम नहीं जीत पाए। मामूली 3-4 हज़ार वोटों से, 5,000 वोटों से पीछे रह गए थे। 5 साल लगातार जेल में ही थे, और दूसरा 2020 का चुनाव भी जेल से ही लड़ा, और तो जेल से ही जीता, जीतने के 6 महीना बाद निकला। तो कुल मिलाकर के आज स्थिति यही है कि जनता के भीतर मेरे प्रति जो आदर था, सम्मान था, वो दिखाई दिया कि 5 साल कोई आदमी उनके बीच नहीं रहा हो, उसके बावजूद भी जनता का भरोसा है। जबकि विरोधियों का विभिन्न तरह का प्रचार भी था कि निकलेंगे ही नहीं, तब भी जो है जनता ने भरोसा जताया। और इसलिए जब से मैं आया हूँ तब से जनता में बीच में लगातार जनता का सेवा का कार्य, सोने का बैठने का ख्याल ही नहीं रखता, लगातार काम किए हैं। और आज मुझे लगता है कि जनता का विश्वास को हमने फिर से जीता है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे विधायक हैं जो हम लोगों के बीच सब हमेशा उपस्थित रहते हैं, उनके संघर्षों को संचालित करते हैं, और जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उनके साथ खड़े रहते हैं। तो वो केस चिलमरवा हाँ, वो केस से तो हमें मुक्ति मिल गई, था, उसके तो फैसला आ गया। आ गया। हाँ, उससे हम लोग निर्दोष साबित हुए। अच्छा, जैसे आपके प्रतिद्वंदी सिवान में शायद शहाबुद्दीन रहे हैं, तो मतलब काफ़ी कठिनाई हुई होगी, और मतलब चूँकि वो उसमें मतलब बहुत ही पावरफुल थे, बाहुबली थे एक तरीके से, तो देखिए, दौर था, और उस दौर में निश्चित तौर पे जो संघर्ष था, जिस तरह की लड़ाई थी, तो उन लोगों को भी कठिनाई थी, हम लोगों को भी कठिनाई थी। लेकिन आज हमारे सामने जो दौर है, इस दौर में और देश के सामने भी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा हमला हमारे देश के संविधान पर भाजपा की ओर से है। हमारे लोकतंत्र पर हमला है, और इस लोकतंत्र पर और संविधान पर जो हमला हो रहा है, तो इस देश में अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो फिर किसी की राजनीति भी नहीं चलेगी, जनता का हक अधिकार भी नहीं बचेगा। और इसलिए वो समय आज बदल चुका है, इसलिए उस पुराने दौर की चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो समझता हूँ। और आज के जो दौर है, अभी देख लीजिए, बिहार में ही इलेक्शन 3-4 महीना मुश्किल से बचा हुआ समय है, और दूसरे माध्यमों से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भाजपा वाले, एनडीए वाले जिस तरीके से गरीब वोटरों को छांटने के कार्रवाई थोप दिए हैं, माने एक तरह से कहा जाए कि जिन वोटरों ने अभी लोकसभा के चुनाव में वोट दिया, हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी भी नागरिकता की जांच होने लगी है। तो मताधिकार पर हमला, नागरिकता पर हमला। और बाबा साहब ने तो एक ही काम किया था ना संविधान में, कि उन्होंने सबको एक वोट का राइट दिया था। नहीं तो उससे पहले अंग्रेज़ों ने तो सीमित दायरे के वोटर को किया था, जिसमें कुछ घराने थे जो वोट देते थे। तो उसको उन्होंने बदला, कहा कि हर आदमी के वोट का बराबर का अधिकार हो। लेकिन आज आप जो है अपने ही देश के नागरिक से यह मांग रहे हैं कि अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र लाइए,
या विभिन्न तरह के कागजात लाइए। जो कागजात नहीं है वैसे कागजात की डिमांड हो रहे हैं। आप ही ने आधार कार्ड बनाया, आप ही ने वोटर का आईडी कार्ड बनाया, तो आपने सारा कुछ दिया और आज तक वोटर थे। तो हम लोग ये लगातार कह रहे हैं कि ये संविधान पर भाजपा सरकार का हमला है, और लोकतंत्र पर हमला है और नागरिकता पर हमला है, और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। इसको लेकर भी आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने आज देश के लिए, सभी लोगों के लिए खतरनाक है, और लड़ाई उसी के खिलाफ है। इतना ही नहीं है, हमारे देश में राजनीति को पूरे तौर पे कहा जाए तो धर्म के आधार पर ले आकर सीमित कर दिया गया है, और जनता के मुद्दों को पर्दे के पीछे कर दिया गया है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है राजनीति में, और जनता के लिए बहुत ही माने विपरीत परिस्थिति खड़ा हो गया है देश के अंदर। तो इससे बचाना है देश को, इससे बचाना है लोकतंत्र को। तो हम समझ रहे हैं कि उस पुराने दौर में जो कुछ हुए उसकी बहुत आज ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज के टाइम में भाजपा को इस चुनाव में डर लग रहा है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आगे कर दिया है। बात तो सही है कि बीजेपी के खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल है, एनडीए के खिलाफ माहौल है। 20 साल की सरकार ने बिहार की जनता का विश्वास खो दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश जी बिहार को चलाने की स्थिति में अब नहीं रह गए हैं। 4-5 लोग मिल करके बिहार को माने सरकार को हाईजैक कर लिया है, और ऐसी स्थिति में बीजेपी इनडायरेक्ट कहिए चला रही है सरकार को। बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव के पहले तो नीतीश जी को सामने रख कर लड़ेंगे, लेकिन बाद में बीजेपी को जो है ये प्लानिंग है कि इनको भी किनारे करके हम आ जाएं। लेकिन उन्हें डर लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारे सर्वे के रिपोर्ट आ रहे हैं, और सर्वे छोड़ दीजिए, सर्वे तो लोग कर रहे हैं अपने अपने एजेंसी से, वो लोग भी करा रहे हैं और लोग भी करा रहे हैं, और न्यूट्रल कुछ जो है सर्वे भी हो करके कंपनियां अपने से भी दे रही है। तो उसके रिपोर्ट छोड़ दीजिए। हम लोग गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, ट्रेनों में यात्रा करते हैं, चट्टी दुकानों पर बैठते हैं, अनजान जगहों पर भी बैठते हैं। तो जनरली एक बना हुआ है कि इस बार इसको चेंज किया जाए, और सबका झुकाव जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो डर है, और डर है तो वोटर को कैसे लूट करके बिहार के सत्ता में बने रहे, क्योंकि उनको ये लगता है कि हो सकता है कि इसके बाद अगर बिहार की सत्ता जाती है तो दिल्ली की सत्ता भी नहीं बचेगी। इसलिए वो सारे तंत्र का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिहार की जनता एक एक चीज़ का जवाब दी है। वो अभी जितना खेल खेला गया पार्लियामेंट के माध्यम से, उस सब का जनता ने जवाब दिया। हमारे देश में जो घटनाएं हुई पहलगांव की, उसमें भी खेल खेलने की कोशिश की गई, उसका भी जनता ने जवाब दिया। सोशल मीडिया के जो निष्पक्ष लोग थे उन लोगों ने जवाब दिया। गोदी मीडिया तो उसमें भी खेलना शुरू किया था। तो इस सब का जवाब लोगों ने दिया। वक्फ संशोधन बिल लाया गया, इसका भी जनता ने जवाब दिया, और सारे दाव उनके फेल हो रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये दाव भी फेल होगा जो अंतिम ब्रह्मास्त्र का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और इस बार बिहार की जनता नई सरकार, नया गठबंधन, इंडिया गठबंधन को सामने लाए। अच्छा, अपोजिशन में रहते हुए आपको अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए मतलब कितनी कठिनाई हुई, और क्या सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिला या नहीं मिला? देखिए, एक बात तो तय है कि अपोजिशन में रहने पर कठिनाइयाँ तो होती ही है, लेकिन हम लोग लड़ाकू लोग हैं, पार्टी ही हमारी क्रांतिकारी है। तो बहुत सारे काम हम लोगों ने लड़ के लिया, और लड़ाई से सरकार पीछे हटी भी। ऐसे विकास ज़बरदस्त रूप से हमने अपने क्षेत्र में कराया। सड़क का जाल है, अभी जाइएगा, हम अन्य क्षेत्रों में भी घुसते हैं अपने में, मुझे कहीं दिक्कत नहीं महसूस होती है। लोग कहते हैं बन भी रहा है, और बहुत सारे काम हुए हैं, और बहुत सारे भवन भी बने हैं, स्कूल हॉस्पिटल भी हम लोगों ने लाया है, बना है, और आगे भी संभावना है। तो मुझे लगता है कि जनता एक मन में धारणा बन गई है कि इन्होंने लड़ के ही विकास कराया है, और लड़ भिड़ के किए हैं। और जहाँ तक बीच में कुछ चीज़ें बदली है, जैसे 17 महीना की सरकार आई थी, तो एक उस दौर में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा सहूलियत मिल रहा था। लेकिन जैसे ही पलटी मारी सरकार,
तो ऐसे ही जो है हम लोग जितनी योजनाएं लिए थे वो सारी योजनाओं को बदला गया, कैंसिल किया गया, तो एक नुकसान भी हुआ। लेकिन सब कुछ के बावजूद भी लड़ भिड़ करके, संघर्ष करके हमने अच्छा काम किया। अच्छा, आपके क्षेत्र में चूँकि हमारा पूरा बिहार ही कृषि प्रधान है, तो वहाँ पे सिंचाई का कुछ कैसा व्यवस्था रहा है? सिंचाई की व्यवस्था हमारे क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार में बहुत खराब स्थिति है। और हम लोग समय समय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से नहर के द्वारा पानी लाने की कोशिश करते हैं, तो भी फिर भी थोड़ा ही समय पहुंच पाता है। इधर बहुत संघर्ष से कुछ नहर में पानी जा रहा है। दूसरा, सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं है। बिजली जो ट्रांसफार्मर कृषि वाले लगे हैं वो सब मृत प्राय स्थिति में है, और हम लोग लगातार इसके लिए संघर्षरत हैं। तो ये पूरे बिहार की स्थिति है। अभी तो ग्रामीण इलाकों में तार उसी तरह से जर्जर हैं। कई टोलों मोहल्लों में अभी तक बिजली की तार नहीं लगी। सरकार से 2 साल से असेंबली में हम लोग बोल रहे हैं, वहाँ भी बोल रहे हैं, लेकिन करवा नहीं पा रही है। तो सरकार एक तरह से अक्षम ही है। लेकिन फिर भी जहाँ हम लोग लड़े हैं, भिड़े हैं, एक लेवल पर कृषि में सुधार है, सिंचाई में, लेकिन संतोषजनक नहीं कह सकते। तो अभी भी आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे गाँव रह गए हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँची है? नहीं, गांव स्तर पर तो सब जगह बिजली पहुंची है। लेकिन अब बिजली का जो अभी देखिए, सरकार भले ही चुप है, बदलने जा रहा है पैमाना, महंगाई लाने वाली है बिजली। हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली मांग कर रहे हैं। तो गरीब लोग हैं, इतनी महंगी बिजली नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके घरों में तो बिजली नहीं जा रही है। भले ही आप बिजली पहुंचा दिए हैं गांव में, टोला मोहल्ला नया बस गया है, उसमें तो बिजली नहीं जा पा रही है, क्योंकि उनको पैसा देने पर तब आप तार पोल और सारी व्यवस्था दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसके वजह से एक समस्या तो है, और गरीबों के घर में लगातार रोशनी काट दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 200 यूनिट फ्री बिजली सरकार को देना चाहिए, लेकिन ये सरकार से उम्मीद हम नहीं रखेंगे। हम लोग बनाएंगे तो देंगे। अच्छा, लेट्स से कि आपकी पार्टी, चूँकि हमारे अरुण जी से भी एक इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मतलब आपकी पार्टी एमएलए माले जो है वो राजद को सपोर्ट करेगी आने वाले चुनाव में। तो इस पे आपका कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल हम लोग साथ हैं, तो सपोर्ट की क्या बात है। साथ हैं, जहाँ हम लड़ रहे हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ वो लोग लड़ रहे हैं वहाँ हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे नेता के रूप में तेजस्वी जी हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। हम उनके नेतृत्व में सरकार बनाने के दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इसमें सपोर्ट न होने का कोई प्रश्न ही नहीं। अच्छा, राजद का और आपके माले का मतलब क्या फ्यूचर प्लानिंग रहेगा बिहार के लिए? क्या मतलब कैसे? देखिए, हम लोगों ने एक कॉमन जो है घोषणा पत्र जारी किया है। हमारे तो बहुत कुछ हैं। पिछले दिनों एक महाजुटान हम लोग किए थे, तो एक स्कीम वर्कर्स जितने काम कर रहे हैं, चाहे आशा है, रसोईया है, या ठेका मानदेय कर्मी हैं, चाहे रात्रि प्रहरी हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, जीविका हैं, ये सारे लोग जो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को उनको सम्मानजनक मानदेय देने का, मानदेय के रूप में देने का, और भविष्य में फिर उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दें, इस दिशा में ले जाना है। दूसरी बात है कि महिलाओं के बारे में, सबसे ज़्यादा महिलाओं की स्थिति खराब है, तो उनके बारे में प्लान है कि 2500 रुपया उनके खाते में हर माह झारखंड के तर्ज पर, जो हमारे गठबंधन सरकार वहाँ दे रही है, हम देंगे। तीसरी बात कि पेंशन की राशि को 1500 किया जाएगा। हालांकि सरकार ने कुछ बढ़ाया है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। डर गई है सरकार, इसलिए कुछ बढ़ाई है। तो 1500 हम लोग करने का योजना लिए हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। गैस सिलेंडर जो है 500 किया जाएगा। हर खेतों में पानी के लिए योजना लेकर के सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। फिर जो है रोजगार के सबसे अच्छे प्रबंध जो 17 महीना में हम लोगों ने शुरू किया था, आगे आने वाले दिनों में उस वादे को पूरा किया जाएगा। और यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग लगाते हुए कम से कम 20 लाख लोगों को विभिन्न कार्यों में जोड़ा जाएगा। पलायन पर रोक लगेगा। किसान को की आमदनी को बढ़ाने का और मंडी सिस्टम को पुनः बहाल करने की योजना हम लोग लिए हैं। तो ये सारे हमारे दिमाग में और भी प्लानिंग है,
जैसे युवा आयोग बनाने का है, व्यवसायियों के बारे में है, सबके बारे में प्लान हम लोग लिए हैं। और वो गरीबों को जहाँ ज़मीन नहीं है, पक्का मकान नहीं है, स्पेशल अभियान चला करके भूमिहीन गरीबों को ज़मीन दिया जाए और उन्हें पक्का मकान दिया जाएगा। ये सब कुछ करने की योजना है। जैसे आपने अभी बताया कि 2500 रुपये महिलाओं को हर महीने दिया जाएगा, तो एक तरीके से हम कह लें कि आधी आबादी को ये राशि दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा टैक्स पे बर्डन आएगा, तो ये क्या मतलब संभव हो पाएगा, या मतलब हमारा देखिए, बिहार में संसाधन की कमी नहीं है और बर्डन की बात नीतीश जी खूब चिल्ला चिल्ला के रोजगार वाले पर कह रहे थे। बे कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा? तो पैसा आया, नौकरी मिली उनको, बहाली शुरू हुई 17 महीना की सरकार में। 65% आरक्षण भी हम बढ़ाएंगे, जो भूल गए, जो क्या कहा गया था उस समय। 2 लाख रुपया भी जिनकी आमदनी 6,000 से कम है वो भी दिया जाएगा। तो ये सारे बर्डन जो आएगा, इसके लिए अर्निंग पैक शुरू करना होगा। बहुत रुपए तो विभिन्न तरह के सुख सुविधाओं में खर्च हो रहे हैं, नेताओं के विभिन्न तरह की काफिलाओं में। अब बताइए, मोदी जी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कितना, यानी कि क्या ज़रूरत है इतना रुपये उड़ाया जा रहा है? तो पैसा तो जहाँ खर्च करना चाहिए, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था भी विकसित होगी और हमारे लोगों के जीवन में बदलाव होगा, वहाँ नहीं किया जा रहा है। और जब पैसा लोग लेते हैं तो उसको अर्थव्यवस्था के विकास में ही खर्च करते हैं। ये बैंक काला धन के रूप में जमा करने वाले गरीब लोग नहीं है। तो अर्थव्यवस्था विकसित होगी, अर्थव्यवस्था विकसित होगी तो उसमें बहुत सारे रोजगार के साधन विकसित होंगे। तो इस हिसाब से पैसे आएंगे, पैसे भी खर्च होंगे। पैसा नहीं आएगा तो फिर कहाँ से खर्च होगा? आने का साधन आपको लगाना होगा। हमने बोला कृषि पर आधारित उद्योग विकसित होगा तो बड़े पैमाने पर और भी धन आएंगे और उसकी व्यवस्था की जाएगी, सरकार बनेगी तो निश्चित किया जाएगा। अच्छा, आजकल के युवाओं में एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि वो ज़्यादा समय जो है मोबाइल पे, इंटरनेट पे बिता रहे हैं और उनमें स्किल की भारी कमी है। तो इससे उनको थोड़ा रोज़गार मिलने में, बाहर भी जाते हैं तो रोज़गार मिलने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और यहाँ पर भी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो उस विषय में सरकार, अगर आपकी सरकार आती है तो स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोग्राम रहेगा? देखिए, स्किल डेवलपमेंट का पूरी प्लानिंग बनेगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है हमारी पार्टी की, सब कोऑर्डिनेशन कमेटी भी योजना बनाएंगी और स्पेशलिस्ट लोगों को ला करके भी इस पर काम शुरू किया जाएगा। तो ये सब कुछ रहेगा प्लानिंग, और उसकी स्किल डेवलपमेंट करके और उनको काम दिया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के अंत में ये पूछना आप अपने बिहार वासियों को, देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम सबसे पहले अपने जीरादेई कंस्टिट्यूंसी के नागरिकों को, तमाम सम्मानित महान जनता को, बिहार वासियों को और देशवासियों को यही कहेंगे कि अभी जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और इस चुनाव की प्रक्रिया में जो सबसे पहला चुनाव आयोग के बहाने एनडीए सरकार की ओर से गरीबों का मत छीनने की योजना ली गई है, इसको नकारें, इसका मुंहतोड़ जवाब दें और साथ ही साथ इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में मजबूती से बिहार के नए विकास के लिए, नए बिहार के निर्माण के लिए खड़े हों। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में ऐसी सरकार जो आपके मताधिकार पर हमला कर रही है, नागरिकता पर हमला कर रही है, इसको पहचानें और उनको सबक सिखाएं, यही हम कहेंगे। इसके बारे में एक सच्चे नागरिक होने का फ़र्ज निभाएं। तो ये थे माननीय अमरजीत कुशवाहा जी, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ठीक है, हमें समय देने के लिए।